गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +2 केमिस्ट्री के अंदर हैं और बच्चा देखा जाए तो हमारे पास आज थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला आपने देखा होगा हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड हमारे पास आया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और आज हमारे पास आया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो गाइज फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर। दो डेफिनेशन दी जाएगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन सुनिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर at which both the state solid and liquid are coexist in that particular temperature। तो बच्चा जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम के अंदर मिल जाए उस स्टेज को भी हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था अगर एक ग्लास के अंदर कुछ आइस क्यूब लेकर के पानी डालें तो जितनी स्पीड से आइस विल स्टार्ट टू मेल्ट इनसाइड द लिक्विड, एट द सेम स्पीड ग्लास फ्रॉम द वाटर विल स्टार्ट टू फ्रीज। जितनी तेज़ी से आपकी आइस मेल्ट करेगी उतनी ही तेज़ी से पानी भी फ्रीज करेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, ये आज थोड़ा सा उल्टा पढ़ रहे हैं आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास है, यहाँ वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर की बात है। गाइस सॉल्यूशन विल स्टार्ट टू फ्रीज एट दैट पॉइंट, इस जगह के ऊपर फ्रीज कर रहे हैं एंड दैट इज़ द टेम्परेचर टी। टी नोट जो हमारे पास है दैट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट फॉर लिक्विड का है, और यहाँ से यहाँ तक जो कर्व जा रहा है दैट इज़ द सॉलिड सॉल्वेंट कर्व। आज अगर देखें टेम्परेचर की तो डेल्टा टी एफ जो आएगा वो टी नोट माइनस टी आएगा। यहाँ नोट करने वाली बात है, यहाँ डेल्टा टी बी को हमने टी माइनस टी नोट बोला था और आज टी नोट माइनस टी आया है। ग्राफिंग इस बात की सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा आपको भी पता है डेल्टा टी एफ इज़ द फ्रीजिंग टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि एक फ्रीजिंग टेम्परेचर है। और आपको पता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ क्या रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स और मोलेलिटी। मोलेलिटी का हमें पता है, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को एक स्टेप से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे, यहाँ पर तुरंत इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया के एफ इंटू एम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भी पता है आप वही सोच रहे हैं कि हम के एफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब गाइज अगर मैं मोलेलिटी को 1 बोल दूँ, एम इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आएगा 10। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल टू के एफ इफ द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। फिर एक बात आती है कि के एफ को क्या बोलेंगे, तो हमारे पास एक बात निकल करके आ रही है कि के एफ यहाँ लिखा हुआ है, के एफ इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो नाम निकल करके आ गया, तो अब डेफिनेशन बन जाएगी। हेंस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इफ द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ए यूनिट, अगर उसकी मोलेलिटी 1 यूनिट है तो। हो गया गाइज। अब उसके बाद फिर से अगर आगे करें हर बार, क्योंकि अगर मैं रोज़ बोलता हूँ आपसे कि हमारा एम क्या है, पता तो चले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़वा रहे हैं राइटर। तो बच्चा सबको पता होता है कि सर या तो डेल्टा टी एफ निकलवाएगा या लास्ट में मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप न्यूमेरिकल्स के लिए। तो गाइज हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ और एम। मोलेलिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये मोलेलिटी है। तो हो गया। अब यहाँ से मोलेलिटी फाइंड आउट करवा लो, एम बी एक तरफ बाकी सब कुछ एक तरफ। तो एम बी इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सम बेसिक एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ देयर एप्लीकेशंस आर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि आखिर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को यूज़ कैसे करते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले एक बात सुनिएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडिड इन द कार रेडिएटर एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। गाइज बहुत पहले अगर बात करें देन पीपल जनरली कंसीडर दैट
कि पहले पहले जो आर्म्ड फोर्स के व्हीकल हुआ करते थे वो पूरी पूरी रात यानी कि थ्रू आउट सीजन स्टार्ट रहते थे जो लेह लद्दाख में थे। कारण क्योंकि वहाँ पर सब ज़ीरो वेदर मिलता है, तो इसलिए अगर पानी इंजन में पानी डला हुआ है, रेडिएटर में, कार रेडिएटर में या व्हीकल के रेडिएटर में, और वेदर की कंडीशन सब ज़ीरो पहुँच गई, तो ऐसे में पानी रेडिएटर के अंदर ही जम जाता था। अब अगर इमरजेंसी में व्हीकल को स्टार्ट करना पड़ा तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट द व्हीकल इन ज़ीरो कंडीशन इफ़ द वाटर इन द रेडिएटर ट्यूब इज़ फ्रोजन कम्प्लीटली। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते थे, बड़ा मुश्किल काम था। लोग पहले पानी को कहीं दूर गर्म करते, फिर कोई गनी बैग जिसको वो बोरी बोलते हैं या कोई कपड़ा वो इंजन के ऊपर रखते, फिर वो गर्म पानी धीरे धीरे गाड़ी के इंजन के ऊपर डाला जाता था, फिर आइस मेल्ट करती थी, फिर धक्का दे करके उस गाड़ी को धीरे धीरे रोटेट करवाते थे, एंड आफ्टर दैट वी विल अल्टीमेटली स्टार्ट द व्हीकल। सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम था। अब क्या कर दिया गाइस, अब हमें पता चल गया कि वाटर अगर 0 पर फ्रीज कर रहा है तो वाटर और वेदर में कंडीशन 0 या -1 है। अगर हम वाटर की क्वालिटी को ऐसे बदल दें कि हमारा वाटर -30 पे भी ना जमे, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर दे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ले आए, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन बना दीजिएगा, ये रहा सॉल्यूशन बना दीजिएगा। सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया गया, ये रहा गाइस इथाइलिन ग्लाइकोल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडिड इनसाइड द वाटर एज द कूलेंट इन द कार रेडिएटर। अगर गाइज किसी भी ऑटोमोबाइल्स में या किसी भी व्हीकल के रेडिएटर में सिंपल पानी अगर डला हुआ है तो वो सब ज़ीरो वेदर में फ्रीज कर जाएगा, लेकिन अगर कार के रेडिएटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स करके पानी डाल दिया गया है तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर आने पर भी फ्रीज नहीं होगा। लाइक टू पता चल गया। इसी तरह से अगर हम बात करें आगे तो गाइज सेकंड कॉमन सॉल्ट इज एडिड इन द आइस ड्यूरिंग द आइस प्रिपरेशन। मुझे नहीं पता कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, पर अभी आ जाएगी। एक कॉमन सा एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं। आप आइस कंटेनर लेकर के, एक कोई भी कंटेनर जिसमें आप पानी से बर्फ़ जमाना चाह रहे हैं, आप सीधा वाटर उसमें फिल करिएगा और आप अपने डीप फ्रीज में अपने फ्रीज़र में रख दो घर पे। टाइम नोट करिएगा कितनी देर में वो फ्रीज कर रहा है। दूसरा क्या है गाइस, कभी कभी आपने शादियों में भी देखा होगा कि वो जो तिल्ले वाली कुल्फ़ी होती है, 1 सेकंड पहले वो दूध को डालते हैं और 5 मिनट में, बिना फ्रीज़र के 5 मिनट में वो तिल्ले वाली कुल्फ़ी जम जाती है। कभी सोचा आपने कि उस भैया के पास क्या है, फ्रीज़ ना होते हुए भी वो कैसे जमा पाया उसको। तो गाइस एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर में वो छोटे छोटे बर्फ़ के पीस डालते हैं और साथ में नमक और डाल देते हैं, और अब उससे सांचे में दूध डाल करके कुल्फ़ी जब फ्रीज़ करने के लिए रखी जाती है तो बहुत जल्दी फ्रीज हो जाती है। कारण जब आइस क्यूब के साथ नमक डाला जाएगा गाइज, जो कॉमन सॉल्ट है उसके बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी थोड़ी सी लिबरेट होगी। एक बार तो थोड़ी सी आइस मेल्ट होना चाहेगी और बाद में उसके बॉन्ड की एनर्जी को जो सराउंडिंग की आइस है दैट विल स्टार्ट टू एब्जॉर्ब देयर। तो अल्टीमेटली जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है तो सराउंडिंग में एनर्जी कम, और सराउंडिंग में एनर्जी कम हो गई तो जो मिल्क हमने वहाँ पर आइस फ्रीज करने के लिए रखा था दैट इमीडिएटली स्टार्ट टू फ्रीज देयर, तुरंत जम जाते हैं। बट अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये चेंज कर देंगे हम अभी थोड़ी देर के बाद। रोड कवर विद द आइस आर क्लियर बाय द NaCl। माउंटेन एरिया में या हिली एरियाज़ में आप लोगों को नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज हम बता रहे हैं गाइज। जब हाईवेज़ पर रोड के ऊपर सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है तो वहाँ पर वहाँ की जो म्यूनसिपल कमेटी है उसकी वैन आती है, आगे आगे एक वैन चलती है, वो पहले क्रैकिंग डालते हैं आइस के ऊपर। दैट मीन्स उन मोटर व्हीकल्स के व्हील ही ऐसे होते हैं जिनमें आगे आयरन नेल्स बनी हुई होती है, तो जैसे वो गाड़ी वहाँ से चलेगी तो बर्फ़ में क्रैक आ जाते हैं। फिर पीछे से वो कॉमन सॉल्ट उस बर्फ़ के रोड के ऊपर नमक छिड़का देते हैं, पीछे से फिर जेसीबी आती है और वो पूरे के पूरे बर्फ़ की सिला को उठा उठा करके साइड में नीचे डालते चले जाते हैं। दिस इज़ द वे टू क्लियर द रोड। ये रोड क्लियर करने का तरीका है। अब रोड क्लियर, सोचने की बात है, नमक डालने से रोड क्लियर क्यों हुआ? तो गाइज हमारे पास एक बात निकल करके आती है,
आप देखिएगा NaCl है 1 है, और whenever it start to come in contact with the ice और frozen water, ये आयोनाइज कर जाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो इधर नंबर 1 है और इधर नंबर कितने हो गए 2, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो जैसे ही इधर से वहाँ करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कंसेप्ट दैट विल स्टार्ट टू मेल्ट, आइस वहाँ पर मेल्ट कर जाएगी, आइस मेल्ट कर जाएगी तो उतर जाएगा। नाउ ए डे इन मॉडर्न टाइम, इस मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है गाइस, क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हुआ है कि इन प्रीवियस डेज NaCl इज यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू रिमूव द आइस फ्रॉम द रोड, बट नाउ ए डे CaCl2 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ NaCl। कि पहले फ्रीक्वेंटली NaCl को यूज किया जाता था, परंतु आज के दिन CaCl2 को यूज करते हैं। क्यों? बच्चे पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ लिखते हैं, NaCl बनना कम हो गया जी, NaCl महंगा हो गया, पॉपुलेशन बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है गाइज। अब कह रहे इंस्टेड ऑफ NaCl व्हाई CaCl2 आर यूज देयर, NaCl की जगह पर CaCl2 यूज क्यों हो रहा है? तो बच्चा आप एक चीज़ देखिएगा, CaCl2 एक मोल है और इधर लेकर के जाओगे तो एक तो आपका Ca2 यूनिट पॉजिटिव हो गया, साथ में 2Cl1 यूनिट नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स एक यहाँ हमारे पास 3 मोल के अंदर बढ़ गया। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स NaCl में नंबर ऑफ मोल्स 1 से 2 हो रहे हैं, और CaCl2 में नंबर ऑफ मोल्स 1 से 3 हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, और गाइस अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी। इट मीन्स CaCl2 इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू NaCl टू रिमूव द आइस फ्रॉम द रोड। आई होप गाइस आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये पूरे का पूरा मैटर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, एक ई नोट्स बन जाएंगे। थैंक यू।